विधानसभा की कार्यवाही 8 फरवरी तक के लिए स्थगित हो गई है। मंगलवार को सदन में दो धांसू भाषण हुए। पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का और फिर सीएम भजनलाल शर्मा का। दोनों को ही आज खुद को साबित करना था और दोनों ने ही यह कर दिखाया। पर प्रश्न यह है कि क्या सभी सवाल जो विपक्ष ने खड़े किए सियासी थे और क्या सीएम के जवाब ने सब कुछ कवर किया? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वार हुए, पलटवार हुए। विपक्ष ने जैसी छवि सीएम भजनलाल शर्मा की बनाने की कोशिश की, उसे सीएम ने न केवल ढेर कर दिया बल्कि ऐसे तेवर दिखाए कि विपक्ष सुनता रह गया। हालांकि सच यह भी है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के बाहर आए तो बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो हासिल करना था कर लिया। लेकिन अभिभाषण और उस पर बहस के लिहाज से जनता को क्या मिला, क्या हासिल हुआ, यह भी देखना होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की ओर से मदन प्रजापत जी जुड़ रहे हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राधेश्याम जी, देखिए जी इतना तो विधानसभा में आज समझ में आ गया कि किसके तेवर क्या है और कौन कितना बड़ा स्टार है, लेकिन अभिभाषण पर बहस के बाद जो कुछ हासिल होना चाहिए था, क्या वो हासिल हुआ है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने गेहूं के जैसे न्यूनतम मूल्य की जैसा वादा किया गया था घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से उसमें 150 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया और 2400 रुपये की जैसे उन्होंने घोषणा की कि अब 2400 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। तो किसान को सीधे तौर पर इससे फायदा दिख रहा है। इसी तरह से आप देखें कि किसान सम्मान निधि जो इन्होंने वादा किया था 6000 से बढ़ाकर 12000 का, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें 8000 रुपये का उन्होंने ऐलान किया कि 8000 रुपये अभी से शुरू किए जाएंगे किसानों को। मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री चिरंजीवी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, चाहे बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है, देखिए उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पर जो वादा किया था 1000 से बढ़ा करके 1500, तो उसमें भी उन्होंने 150 रुपये की घोषणा की है कि 150 रुपया अभी तत्काल बढ़ जाएगा। यानी मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण से, राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। हाँ। और ऐसे लग रहा है कि वास्तव में सरकार और विपक्ष की जो रणनीति नजर आई मुझे, राधेश्याम जी, विपक्ष की रणनीति ये नजर आई कि सरकार के बारे में एक पर्टिकुलर खाका खींचा जाए। कहने का मतलब यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा को एक टाइप में जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए, बाल मुकुंदाचार्य को एक तरह का नेता बताने की कोशिश की जाए। वो एक सियासी चाल हो सकती है, वो जनता से जुड़े सवाल नहीं हो सकते। देखिए जैसे प्रतिपक्ष ने जिस तरह की भूमिका निभाई उसमें कदाचित ऐसा नहीं लग रहा था कि आम जन से जुड़े हुए कोई सवाल है, आम जन के हितों की कोई बात है। अब ईआरसीपी को देखिए मुद्दा बनाया, 5 साल तक ये कुछ कर नहीं सके, 5 साल इन लगातार कहते रहे कि जो है केंद्र इसमें सहयोग नहीं कर रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा। अब एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, तो बताओ अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। यानी देखिए केवल विरोध करने के लिए विरोध जो हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार में इस पे देखिए हाईलाइट किया है कि भाई विरोध नहीं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है स्वप्निल जी अपने भाषण में, आपने भी गौर किया होगा। देखिए उन्होंने कहा कि राजनेता और राजनीतिक दल लगातार विश्वास खोते जा रहे थे। जनता क्या क्या इनके लिए कहती थी, सुना नहीं जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से आए हैं, निरंतर जो है नेता और राजनीतिक दल उनकी प्रतिष्ठा कायम करने का कार्य किया गया है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जवाब में कि सरकार ऐसा कुछ करेगी, सरकार अगले 5 साल में, और देखिए उन्होंने जो योजनाबद्ध तरीके से जिक्र करते हुए ये भी कहा कि 5 साल की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, खाका खींचा जाता है विकास का,
वो ठीक नहीं है। हाँ। एक दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए और उसके हिसाब से काम होना चाहिए, विकास उसके हिसाब से तय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा रोड मैप इसके सामने इसके माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश ठीक है राधेश्याम जी, मैं आगे आपके पास जिस आता हूं। मैं मदन जी आपको भी इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मदन जी, मैं देखिए, कोई शिकायत नहीं है और मैं निसंदेह लोगों को ये लगेगा कि भाई एक पत्रकार कैसे इस तरह से किसी की तारीफ कर सकता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी सोचा था या जो कुछ भी खाका लग रहा था या जो कुछ भी मन में अंदेशा था, वो आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में दूर किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, सभी को एक साथ कैसे संबोधित करना है, ये सारी चीजें बड़ी ऐसी थी कि एप्रिसिएशन बनता है। लेकिन जो शिकायत है या जिस हिस्से को मैंने मिस किया, जैसे अभी भाषण में मैंने सरकार के रोड मैप को मिस किया, आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी रोड मैप को लेकर मैं क्लियर नहीं हो पाया हूं कि सरकार किस डायरेक्शन में जाने वाली है। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल रोड मैप क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो सदन में कहा है उसमें रोड मैप तो इतना क्लियर है कि आज से पहले पिछली 5 साल में इस रोड मैप का कुछ दिखता ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था राजस्थान की 1.5 बिलियन डॉलर की है, उसको बढ़ा के 3.5 बिलियन डॉलर की बनाई जाएगी। ये काका ही है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के नाम पे, और ये काका ही है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी में जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से पिछली माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने बिजली का घाटा बराबर छोड़ के गई। मदन भाई पिछली देखिए रोड मैप में हम क्या जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप कहते थे बिजली महंगी है, अच्छा 2 सेकंड मदन जी, मैं 2 मिनट आपके पास आता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के गेस्ट भी स्टूडियो में आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ पलों के लिए राधेश्याम जी के पास जा रहा हूं और फिर मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। राधेश्याम जी, मैं सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी को लगा कि बिजली महंगी है, विपक्ष के तौर पर ओआरओपी को लेकर उन्होंने कहा कि हम सरकार की प्रदेश की जो भी योजनाएं उसको हम बंद नहीं करेंगे। क्या कोई क्लैरिटी आपको आज के भाषण के बाद या अभिभाषण के जो अभिभाषण राज्यपाल ने दिया था उसके बाद नजर आ रही है कि ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, मतलब जिन चीजों को लेकर डाउट था वो अभी भी डाउट में ही है? देखिए, ऐसे तो डाउट बना हुआ है। केवल आज मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह, केवल झुंझुनू जिले में 600 करोड़ रुपए के काम बंद कर दिए गए हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी थी, लेकिन अब काम बंद कर दिए गए हैं बीच में। यानी उसमें सबसे ज्यादा जलदाय विभाग द्वारा जो कार्य हो रहे थे उनको बंद कर दिया गया है। अब आप बताइए, गर्मी का मौसम आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ये तो सही है, और बिल्कुल सधे तरीके से दिया। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जैसा आपने भी ऑब्जर्व किया, बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि वास्तव में वो एक सधे हुए नेता हैं, कोई नए सदन में जो है वो नहीं है। प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं अब समाचार प्लस पर। मदन जी, आपसे बातचीत बीच में रुकी, मैं ये कह रहा हूं कि रोड मैप, मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी बिजली को लेकर क्या सोच रही है। क्या बिजली के प्राइसेस कम होंगे? आप ये जरूर कह रहे हैं कि हर घर पर सोलर लगा देंगे, लेकिन हर घर में तो फिलहाल बिजली आ रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी समीक्षा कहां तक पहुंची है? या ओआरओपी को लेकर, माफ कीजिएगा, ओआरओपी नहीं, मैं गलत कह रहा हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इस पर लेकर आपकी क्या रणनीति है? आप आगे कदम बढ़ाने वाले हैं, नहीं बढ़ाने वाले हैं? ये सारी क्लैरिटी अब तक आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई है। देखिए स्वप्निल जी, जो आप जिन जिन मुद्दों को कह रहे हैं पुरानी है, उसकी बाकायदा कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी निर्णय करेगी कि कौन सी चीज जनता के हित की है और कौन सी जनता के हित की नहीं है, किसके ऊपर कितना प्रबंधन जो है पैसे का होगा। क्योंकि पिछली सरकार में सबसे बड़ी अगर कोई कमी थी तो वो थी कुप्रबंधन की, कुवित्तीय प्रबंधन की, और कुवित्तीय प्रबंधन के चलते हुए राजस्थान का बंटाधार हो गया। इस वित्तीय प्रबंधन का ही कारण था कि आज 88,000 कब चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी, ये भी तो एक सवाल है। मैं बताऊं, 88,000 करोड़ रुपए का बिजली का घाटा हो गया, जिसमें वसुंधरा जी ने जिस घाटे को बराबर पे छोड़ के गई थी, वो उस बिजली के घाटे के ऊपर लोन लेके उसकी किस्त चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए पेनल्टी। आप सोचिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर आपको लोन लेना था 3 दिन पहले ले लेते, 5 दिन पहले ले लेते, 5 दिन बाद में लोन लेके 300 करोड़ रुपए का आपने पेनल्टी भरी। देखो, चलो मैं आपको एक और चीज कहता हूं।
आपने जैसे कोयले को लेकर गहलोत सरकार पर आपने बोला, और वो सारी घटना थी वो सभी ने देखी है कि कैसे छत्तीसगढ़ से एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। आज भजनलाल शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ से हम कोऑर्डिनेट करके ले गए। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या बिजली सस्ती होने वाली है? ये तो सीधा सा सवाल है ना। अगर आपके रोड मैप में उसे सस्ता करना है या उसको एज इट इज रखना है? स्वप्निल जी, सस्ता करना है, जनता को राहत देनी है, लेकिन जनता को राहत जो है आगे के रोड मैप के हिसाब से तैयार देखना है, कुप्रबंधन करके अतिरिक्त प्रभार करके नहीं होता। दूसरी चीज, मैं आज ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सदन के अंदर जो बोला, उन्होंने बोला कि हम नारी के सम्मान की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, नारी की सुरक्षा, नारी के सम्मान की सुरक्षा करेंगे, हम युवाओं को न्याय देंगे, हम राजस्थान की कानून व्यवस्था को जो चलता गई है उसको सुचारू रूप से सही करेंगे। आप करेंगे नहीं, करिए। मैं ये कह रहा हूं कि करिए। कब से करेंगे आप ये बताइए? डेढ़ अभी भी घटनाएं आ रही है ना दादा। स्वप्निल जी, 1.5 महीना इस सरकार को बने हुआ जो पिछले, मेरे पास सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन रोज के मैं कम से कम 1 से 2 बलात्कार की खबरें तो पढ़ रहा हूं ना। देखिए, मैं स्वप्निल जी, आप जिस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड बना है, जिस तरीके से अंतरराज्यीय गिरोह के ऊपर शिकंजा कसा गया है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी औचित्य उस पे जाते हैं, और दूसरी चीज पेपर लीक, जो उस सरकार में 19 पेपर लीक हुए, किस तरीके आप लोगों ने 2 परीक्षा करके दिखा दी। ये सरकार नहीं, और 2 परीक्षाओं के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और शांतिपूर्वक हुआ। भ्रष्टाचार, अब 2 मिनट मदन भाई, और उसकी जांच करवाई गई माननीय मुख्यमंत्री। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग डिलीवरी के स्टेज पे आ चुके हैं। अब आपको डिलीवर कर रहे हैं ना। ये ईआरसीपी, स्वप्निल जी, जो ईआरसीपी है वो डिलीवर है, जो 5 साल तक जिसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मदन भाई, आप इसको थोड़ा सा लाइट मूड में ले लेना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं इतना बड़ा तलबगार हूं कि मेरे को लगता है कि ना डिलीवरी और फास्ट हो जाए। नहीं, ठीक है, चलिए, मैं कह रहा हूं डिलीवरी हो रही होगी, मैं चाह रहा हूं कि और फास्ट हो जाए। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि आजकल अगर ऑनलाइन पे कुछ ऑर्डर करे तो आदमी चाहता है कि आधे घंटे में पहुंच जाए। मैं 10 सेकंड में आपकी सवाल का जवाब देता हूं, केवल 10 सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल। और यही जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में था, इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार जो है राज्य में बनाई, और यही भारतीय जनता अगर आपकी स्पीड पसंद में आ रही होगी, इसीलिए अगर आपकी अगर जनता को आपकी विश्वास, अगर हम इसे आस कर रहे हो, मैं सिंपली बता रहा हूं, अगर आपकी स्पीड जनता को पसंद आ रही होगी तो आपका मिशन 25 आपके हाथ से नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। एक भी सीट अगर कांग्रेस के खाते में गई तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड को लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए जितना आपको नजर आ रहा है। हम उस समय के आसपास इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे मदन भाई, लेकिन अब प्रदीप जी को भी मैं शामिल करना चाहता हूं। प्रदीप जी, एक्चुअली मैं विपक्ष की रणनीति नहीं समझ पाया। कुछ समय तक तो अच्छे मुद्दे उठाए गए, बिजली का मुद्दा उठाया गया, किसानों का मुद्दा उठाया गया, जहां तक मेरे को समझ में आया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि विपक्ष ने कल से विधानसभा के अंदर नए चेहरों के मजे लेने शुरू किए। जिस तरह से 3 बज गए हैं, 5 बज गए हैं वाला जो घटनाक्रम रहा, मैं उसे अप्रिशिएट तो नहीं कर सकता। सदन के साथ मजाक, सदन में कुर्सी के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष क्या शानदार भाषण दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की पर्सनैलिटी के होंगे, लेकिन उन्होंने धांसू भाषण दिया है। पर उन्होंने भी कोशिश यही की कि हम कैसे भजनलाल शर्मा को एक पर्टिकुलर खाके में फिट कर दें। ये क्या यही रणनीति थी विपक्ष की कि हम सरकार को एक पर्टिकुलर टाइप का साबित कर ले जाएं, उसके बाद देखेंगे अगले सत्र में क्या होता है? स्वप्निल जी, देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की विधानसभा गठन इस बार हुआ है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रादेशिक नेतृत्व का चयन किया है, तो मेरे को लगता है कि उसके परसेप्शन को लेकर के बात हो रही है। और परसेप्शन की बात होना लाजमी है, राजनीति है, राजनीति में राजनीति भी बात करते हैं। तो जिस तरह का परसेप्शन के साथ सरकार का गठन हुआ है, परसेप्शन चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे व्यापारियों का, चाहे सामाजिक संस्थाओं का हो, परसेप्शन उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। अब सवाल यह कि अगर एक मुख्यमंत्री प्रयोग के तौर पर सबसे कनिष्ठ मंत्री, जूनियर विधायक अगर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सवाल यह है कि अब उनकी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। मेरी बात एक्सपीरियंस के तौर पर उनकी प्राथमिकता ये हो सकती है कि वो किसी नए को तजुर्बा देकर के अपनी सरकार का सर्जन करना चाहते हो। तो लेकिन प्रदीप जी, एक सकारात्मक विपक्ष ऐसे लोगों का साथ देकर आगे बढ़ाएगा ना? बिल्कुल देगा, हम भी देंगे। कहां दे रहे हैं आप? तो मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल देखिए, सवाल वही है कि जब परसेप्शन को लेकर के एक इस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी अगर ऑफिसों में जाके छापे मार रहा है, चेक कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। कांग्रेस राज में तो हम मुख्य सचिव को देख नहीं रहे थे सड़कों पर। संदेश नहीं है। हाँ। ये अफसरशाही का संदेश है। इससे अफसरशाही मजबूत होगी। इसका एक संदेश तो ये भी हो सकता है ना कि सरकार अफसरशाही को एक्टिव कर रही है। स्वप्निल जी, मुझे बात मेरी पूरी करने दीजिए।
प्रदेश में एक ही तरह का तंत्र चल सकता है, या वो राजतंत्र हो या अफसर तंत्र हो। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपका अफसर तंत्र जो है वो सक्रिय है? तो सवाल ये, तो फिर राजनीतिक शासन कहां है? प्रदीप जी, मुख्यमंत्री की शासन कहां है? प्रदीप जी, प्रदेश प्रदीप जी, कहां है? 2 देखिए, बात सुनिए। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपकी बात पे ही हूं। ये सुनिए, नहीं मैं आप ही की बात पे हूं, मैं उसे पलटूंगा नहीं। अगर मैंने मेरा परसेप्शन माना है तो मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। ठीक, परसेप्शन है तो केंद्र के इशारे पे सरकार चल रही ठीक है। है, ठीक है। जिस तरह से केंद्र के इशारे पर मुख्यमंत्री का चयन हुआ, हाँ। जिस तरह से मंत्रिमंडल का चयन हुआ, 45 दिन तक ठीक है। मंत्रिमंडल को काम नहीं मिला, ठीक है। विभागों को बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए ये फैसला मुख्यमंत्री का होता तो शायद 3 दिन बाद ही जिम्मेदारी बांट दी हर वो जाती। व्यक्ति पसंद लेकिन आता है चूंकि ये जो- सारा फैसला 2 सेकंड, दिल्ली से होता है, प्रदीप भाई, इसलिए जब प्रदीप केंद्रीय जी, व्यवस्था प्रदीप दिल्ली जी, से होनी प्लीज, है प्रदीप तो जी। स्वप्निल जी, हाँ, नहीं, स्वप्निल मैं जी, आपकी बात अगर सुनूंगा। दिल्ली से होनी है तो सारा काम दिल्ली से होगा और उसी के अंतर चीफ सेक्रेटरी ऑफिसों में जाकर के जो अचानक जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वो देखिए, अब मैं उनकी क्या कह रहा हूं? अफसरशाही को कंट्रोल करने का तरीका मैं जो राजतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरा ये कहना मैं है। आपकी साफगोई का मैं कायल जवाब हो दे गया। दूं। मैं मदन भाई आ रहा हूं, मैं आपकी साफगोई का कायल हो गया। मैं पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं, परसेप्शन वाला पॉइंट आपने माना। मुझे ऐसा लगता है कि अफसरशाही और राजशाही को एक साथ चलना होता है। अफसरशाही किसी की डिमाइस का कारण भी बन जाती है, अफसरशाही आपकी डिमाइस का भी कारण बनी। अगर अफसरशाही को कोई एक्टिव कर रहा है तो इसमें बुराई कहां है? स्वप्निल जी फिर समझिए, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, वाह, मैं जानता हूं इस बात को कि दोनों तंत्र एक साथ कभी नहीं चल सकते। एक नेतृत्व करता है, एक कार्य करता है। ये विधायिका ठीक और है। शासन का जो तरीका ठीक है है। वो हमारे विधान में ठीक है। मौजूद है। ठीक है, मदन तंत्र जी, करने का मदन जी, क्या सरकार काउंटर का करना है काम आप करिए। लेकिन उस विधायिका का काम है, विधायक काम है कि उसको लागू ठीक है, करे। ठीक है, इसलिए मदन जी। नेतृत्व देखो, क्षमता मैंने- है तो काम हाँ, ठीक होगा। ठीक है, लेकिन मदन जी। अफसरशाही बराबर कर राजतंत्र ठीक खड़ी है। हो जाए हाँ। तो वहां द्वंद्व होंगे, वहां पे विवाद होंगे ठीक है, और वो ठीक कभी है, भी प्रदीप भाई, लाभदायक प्रदीप नहीं भाई, होगा। प्रदीप भाई, मेरा ये मुझे कहना है। ठीक है, मदन जी, हाँ, मुझे स्वप्निल जी मैंने बड़े धैर्य से सुना है हाँ, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी भी मुझे इतनी धैर्य से सुनेंगे। सुन रहे थे आपको। नहीं, मैंने सुना है धैर्य से, इन्होंने नहीं, सुना। उन्होंने भी आपको सुना मैं था धैर्य से। आज मैं प्रदीप जी की विडंबना समझ नहीं पाया और दर्द भी नहीं समझ पाया कि जनता के हित में है या जनता के हित के खिलाफ है। अगर आपको अधिकारी नहीं सुनिए, समझ पाया। अब देखिए टोकिएगा मतलब मैं आपको नहीं समझ पाया, इसलिए मैं इसलिए क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी जाके औचक निरीक्षण करके अधिकारियों को सुचारू रूप से काम करने के लिए अगर दबाव बनाते हैं, जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन से तंत्र की बात कर रहे हैं। इनको तंत्र वो समझ में आता है, इनको तंत्र वो समझ में आता है जहां एक महिला रिपोर्ट दर्ज कराने जाती थी और एसपी अस्मित मांगता था। ये राजस्थान की जनता ने देखा है। इनको वो तंत्र समझ में आता था, इनको वो तंत्र समझ में आता था। देखिए मैंने सुना है, अब इनसे बुलवा लीजिए। सत्य इतना ही कड़वा होता है। ये सत्य इतना ही कड़वा होता है। सत्य इतना ही। 2 सेकंड, 2 सेकंड, राजनीतिक बात नहीं अब इनको बुलवा लो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये इनका समय आएगा। प्रदीप जी, अरे समय नहीं है। प्रदीप जी, 2 मिनट, 2 मिनट। प्रदीप जी सुनिए ना। मदन जी, मदन जी, नहीं, वो बात स्वप्निल जी मेरे को समझ नहीं। सुनिए ना आप। एडमिनिस्ट्रेशन की। मुझे मालूम है आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, ना सदन में कुछ है, ना टीवी में कुछ है। अरे ना सदन में कुछ है, ना टीवी में कुछ है। भ्रष्टाचार, सुनिए, भ्रष्टाचार के अंदर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार, जिसका पूर्व मंत्री युवाओं का पेपर बेच रहा था, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई बस, ठीक है। जिसका प्रदीप जी, आदिवासी का नहीं, सदस्य नहीं, पेपर देखिए। लीक के अंदर लूट पाए गए। मैं- अखंड भ्रष्टाचार में डूबी मैं- सरकार, देखिए, जिसके सर, अंदर मुख्यमंत्री नहीं, सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मदन जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाते। नहीं, 2 मिनट, मैंने आपका सवाल, आपका विश्वास मानिए, हर कोई आपका जवाब समझ गया है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं और बोलना चाहता हूं। लेकिन मैंने बोला नहीं है मैं बोलने दूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट तो राजे भी रखती थी। देखिए, उनकी भी हाँ, पर्सनालिटी तो थी। रखेंगे ही ना। मैं उससे मना थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेशन राजे की भी डिमाइस का कारण बना था ना। मैं यही बताता हूं, देखिए, हाँ। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। मैं उससे मना कब कर रहा हूं कि वसुंधरा राजे जी एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट रखती थी, हाँ। और माननीय भजनलाल जी ने भी वही किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट किया है। जो अपराधी जो प्रवृत्ति के अधिकारी हैं उनको काम करना सिखाया। भ्रष्टाचार, सुनिए, अब 10 सेकंड तो दीजिए मेरे को, 1 मिनट तो पूरा बोलने जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए। स्वप्निल जी, मेरे को 1 मिनट पूरा बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस सरकार के मुखिया आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे रहे, जिनको यह नहीं दिखा कि उनके पूर्व मंत्री युवाओं का पेपर बेच रहा था, 18 लाख नगद लेते हुए पकड़ा,
जिनको ये नहीं दिखा कि आरपीएससी का अधिकारी और सदस्य जो है पेपर लीक के अंदर, सुनिए आप सुनिए, पेपर लीक के अंदर लुप्त पाएंगे। जिस मुख्यमंत्री को यह नहीं दिखा, जिस मुख्यमंत्री को यह नहीं दिखा कि मेरे कार्यालय के पास 2 करोड़ रुपए बचे हुए पड़े, आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल, देखिए मदन जी को वही आज सुनते आएंगे क्या मदन जी? 2023 के प्रचार से लेकर आप यही सब बातें, मैं वही बता रहा हूं जो सदन में आप नया कुछ नहीं बता, जो मैं नेता प्रतिपक्ष ने बोला उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको। अब अगर आप सुनेंगे तो मैं देता हूं 10। देखिए स्वप्न जी, मेरा निवेदन है, 1 मिनट का समय तो मेरे को देंगे आप बोलने के लिए। आगे भी दूंगा ना मैं, आऊंगा 1 मिनट का नहीं, राधेश्याम जी हाथ उठा रहे हैं, बस मैं उनका एक कमेंट, स्वप्न जी मेरे को 1 मिनट तो पूरा लगातार बोलने दीजिए, मतलब 1 मिनट तो मैं मेरा जवाब दे पाऊं, इतना समय का आपसे अपेक्षा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आपको दूंगा, बस थोड़ा सा राधेश्याम जी आप शॉर्ट में अपना जवाब दे लें, फिर मैं वापस आता हूं। देखिए स्वप्निल जी, प्रदीप जी जिस तरह की सिद्धांत की बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ से परे है ये। जो है सूबे का चीफ सेक्रेटरी यदि कलेक्ट्रेट में जाकर के और रसद विभाग के फाइलें देखता है और पूछता है कि भाई ये फाइलों का इतना ढेर कैसे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है। सरकारी मशीनरी जो है वो जवाबदेह बनती है, इससे कहाँ नुकसान है, किसका नुकसान है? और आप बताइए, चीफ सेक्रेटरी केवल सेक्रेटरीट में ही बैठे, ठीक है, और जो है ठीक है राधेश्याम जी, मैं आता हूं आपके पास। आप नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते थे मदन भाई? 1 मिनट देखिए, मदन भाई मैं स्वप्न जी एक सवाल का जवाब मेरे को देखिए, थोड़ा सा एक विनम्र निवेदन है मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है कि राजेश, मेरे मित्र प्रदीप जी ने बहुत सारी इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा पर्ची सरकार से दिल्ली से आई है, दिल्ली के नेता चला रहे हैं, उनका जवाब तो देखिए मेरे को टीवी पे बैठ के देना पड़ेगा, इतना समय तो आपको ईमानदारी से बोल दीजिए। मेरे मित्र ने कहा कि पर्ची से सरकार बनी है, जिनके भय और मन में 25 सितंबर की पर्ची का डर बैठा हुआ हो ना, उनको सपने में जागते हुए सपने दे। दूसरा इन्होंने कहा कि दिल्ली से, दूसरा उन्होंने कहा दिल्ली से सरकार चलती है और दिल्ली से बने। मैं प्रदीप जी से ईमानदारी से पूछ रहा हूं, और प्रदीप जी बहुत ईमानदार आदमी, जवाब देंगे। 1998 में दिल्ली से आए हुए लिफाफे में किसका नाम था? 2008 में लिफाफे में कहां से लिफाफा आया था? और 2018 के अंदर लिफाफा कहां से आया था? देश का प्रधानमंत्री कौन से रिमोट से चल रहा था? ये तो बता दीजिए कि 1998 में परशुराम मदेरणा को आप खा गए, ठीक है, उसके बाद में 2008 में सीपी जोशी को आप खा गए, और 2018 के अंदर आपने सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ा, और वहां पे अम्मा के यहाँ से लिफाफा लाके, और उस अम्मा के लिफाफे में से किसका नाम निकला था बताइए ना थोड़ा, मैं जानना चाहता हूं। आप एक परिवारवाद की पार्टी, आपने तुष्टीकरण की पार्टी है, 2 सेकंड मदन भाई, आपकी वोकैबुलरी ठीक, मदन भाई आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। मदन भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। किस बात का है? अब 2 मिनट रुक जाइए मदन भाई अब 2 मिनट रुक जाइए मदन जी, मदन जी, गरीब का बेटा सर्वोच्च पद के ऊपर बैठता है, किसी को और जनता का दर्द समझता है। मदन भाई प्लीज, मदन भाई प्लीज, मैं लूंगा। देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपकी वोकैबुलरी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी जवाबों में अलंकारों को दूर रखना होता है। आज मैंने वही शिकायत कांग्रेस से की कि इतने सारे अलंकारों की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे भी करूंगा कि थोड़ा सा अलंकारों से हम डिस्टेंस बनाकर रखें, बातचीत में मजा आता है। मैंने तो इनको पर्ची करते हैं, ठीक है, विपक्ष का नेता बना, एक बात ही प्रदीप जी चला 10 करोड़ में विपक्ष का नेता, उसका जवाब भी ले लीजिएगा। प्रदीप जी मुझे लगता है 2 सेकंड राम जी के बारे में सबसे पहले बोलना आज कांग्रेस ने चालू किया विधानसभा में, फिर कांग्रेस कहती है कि नहीं बीजेपी राम पर राजनीति करती है। ये इस मैटर की विधानसभा में जरूरत थी क्या? कांग्रेस ने नॉन इश्यूज को आज क्यों टच किया आज बार बार, खासकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाषण अच्छा था, लेकिन नॉन इश्यूज पर वो बहुत ज्यादा बोले, क्यों? देखिए सवाल वही है कि जब बहस होती है तो बहस में संदर्भ भी दिए जाते हैं, बातें भी की जाती है। जिस तरह की बात मेरे साथी कर रहे हैं, इनको ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है मानसिक रूप से अभी ये तैयार नहीं है कि ये विपक्षी बात करते हैं। ये इनको समझना होगा कि अब सरकार में, ये वर्तमान सरकार मानसिक रूप से आप तैयार नहीं हो प्रदीप जी, आ गए हैं। अब ये सवाल करने वाले नहीं रहे, सवाल करने आपने ये समझ नहीं पा रहे माफिया राज कैसे। मदन भाई प्लीज बोल लेने देना। नहीं प्रदीप भाई आप ज्ञान दे रहे प्रदीप जी, नहीं प्रदीप जी बैठे आप बैठे, नहीं प्रदीप नहीं आपको सदन से भी ऐसी बात है प्रदीप जी, बैठिए ना प्लीज। से भी ऐसी बात है, क्या तरीका हुआ? आप बैठिए ना प्रदीप जी, जब कुछ नहीं होता प्रदीप जी, टोकते तो भागते हो। अरे आपके पास जवाब ही नहीं होता। मदन सही बात तो ये है, दीजिए ना जवाब, तब तो सुनेंगे ना। इन्होंने भी बोला जब मैं तो नहीं भागा, मैं तो नहीं भागा, भागता वही है जिसके पास जवाब नहीं होता है।
ठीक है। सदन से राहुल गांधी भी ऐसे भागे थे। ठीक, नहीं नहीं, ये तरीका गलत है इनका। नहीं, चलिए ठीक है। राधेश्याम जी, मैं चाहता हूं, चलिए आप एक क्लोजिंग कमेंट दे दें, उसके बाद मैं फिर सभी से विदा ले लूंगा। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, आज मुख्यमंत्री जी ने जैसे जवाब दिया, सारी बातें ठीक थी, लेकिन दो मुद्दे जो बर्निंग पॉइंट हैं और चुनावी मुद्दे भी रहे। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। प्रदेश के कितने कर्मचारी असमंजस की स्थिति में छोड़ दिए। और इसी तरह से डीजल पेट्रोल कि जो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि इसकी पुनर्समीक्षा की जाएगी, उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। जो दोनों ही बिंदु देखे वो आम जन से जुड़े हुए बिंदु हैं। ठीक है। और सरकार किस तरह से इन पे क्या काम करने वाली है, क्या निर्णय लेने वाली है, इस बारे में जरा सा भी कोई संकेत नहीं हुआ। बाकी मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से बड़े विश्वास के साथ मैं खुद कहना चाहता हूं मदन भाई, एक बार हम सभी गेस्ट को ऑन एयर ले लिया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मदन भाई कि देखिए, नो डाउट विधानसभा में जितने भी प्रश्न उठे उसका जवाब सीएम की तरफ से आया है, लेकिन कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी हैं जो संकेत चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी को उस पर संकेत देना तो एटलीस्ट चालू कर देना चाहिए कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मदन भाई, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।